गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हम आज से एनसीईआरटी की क्लासेस क्या करेंगे, शुरू करेंगे। NCERT स्पष्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो क्या है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें आता है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो क्या करें, नोट कर लें और याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये हिंदी में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। याद रहेगा, याद कर लेंगे। तो आज से क्या हो रहा है, एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लासेस कैसे होंगी? क्लास 6 से 10 तक पढ़ाएंगे, और कैसे, सब्जेक्ट वाइज होंगी। एनसीईआरटी कैसे पढ़ाई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे जियोग्राफी की एनसीईआरटी आज से स्टार्ट होगी क्लास 6 से, तो आगे फिर लगातार 10 तक सब्जेक्ट वाइज ये जियोग्राफी फिनिश की जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? समझदार बहुत हैं, है ना। चलिए, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसका क्या नाम है? आपने देखा होगा ना बुक का कवर, उसका नाम क्या है? उस पर भी कुछ लिखा हुआ है, पृथ्वी हमारा आवास। ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है? नहीं, बुक कवर पर ये टाइटल दिया हुआ है, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। द अर्थ आवर हैबिटेट, स्पष्ट है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा आवास है। आवास से तात्पर्य हम सभी का घर है। पृथ्वी हम सभी का घर है, और हम उसी घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस क्लास में? क्लास 6 में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर हम जाने कि क्या है, उससे पहले जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लास 6 की जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। हिंदी में भूगोल कहते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, और किससे बना है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये शब्द ग्रीक भाषा में भी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, अर्थ, द अर्थ, है ना। और ग्राफिया इंग्लिश में राइटिंग है, हिंदी में विवरण, पृथ्वी का विवरण। स्पष्ट है, पृथ्वी का अध्ययन हम करेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, जिस किसी को भी लग रहा है कि मैम की राइटिंग बहुत खराब है, तो कोई बात नहीं, आपको मेरी राइटिंग से ज़्यादा होना नहीं चाहिए लेना देना, है ना। आपको जानकारी की अधिक आवश्यकता है।
तो बढ़ते हैं क्लास की ओर। और चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 क्या है क्लास 6 का? उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या नाम है? सौर मंडल में पृथ्वी, है ना? इंग्लिश में क्या नाम है इस चैप्टर का? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये है आपके क्लास 6 के पहले चैप्टर का नाम। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या जानेंगे हम सबसे पहले? आपने देखा, आप ये चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल क्या है ना? क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न है, सौर मंडल क्या है? क्या है सौर मंडल? सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्या? क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। और एवं उल्कापिंड इंग्लिश में मेटेरॉइड्स। मिलकर, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्या इतना आपको बहुत स्पष्ट है? आप सोच रहे हैं कि मैम अभी तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह ये सब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो निश्चिंत होकर आप पढ़िए इस क्लास को। बस ध्यान से, धैर्य के साथ पढ़िए। आपको सब कुछ धीरे धीरे करके पता चल जाएगा सभी के बारे में। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार, सोलर फैमिली, जिसका मुखिया कौन होता है? सौर परिवार, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। कौन? सूर्य। स्पष्ट है? ज्ञात हो गया आपको? ये जो सूर्य है, मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य शब्द के बारे में कुछ जानकारी, जैसे पौराणिक रोमन कहानियाँ जो थी, वहाँ पर सूर्य देवता को सूल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। यही जो सोल शब्द है कालांतर में सौर में परिवर्तित होता है। ठीक है, सोल से सौर शब्द बना कालांतर में। और इस सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है? चलिए, हमने क्या जान लिया? सौर मंडल क्या है। अब बात करें, क्या सौर मंडल कहाँ है? सौर मंडल कहाँ है? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। सौर मंडल कहाँ है? कहाँ स्थित है हमारा सौर मंडल? सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है।
ठीक है, किसका? आकाश गंगा का एक भाग है। क्या? सौर मंडल। आकाश गंगा, कई सारी आकाश गंगा होंगी, है ना? उनमें से पृथ्वी जिस उसमें है, सौर मंडल में है, वो कौन सी आकाश गंगा है? मंदाकिनी। हमारा जो सौर मंडल है वो किस आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी आकाश गंगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। क्या? सौर मंडल स्थित है। स्पष्ट है? ये जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है, कैसी है? किस आकार में है? सर्पिल आकार में है। ठीक है, इसका आकार सर्पिलाकार है। आकाश गंगा, सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा कहाँ स्थित है? आकाश गंगा, कई आकाश गंगाएं, एक नहीं, ठीक है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड। क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। स्पष्ट है? यूनिवर्स बनाती हैं। वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मांड सबसे बड़ा क्या हुआ? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या होगा? आकाश गंगा। आकाश गंगा में से कौन सी आकाश गंगा? मंदाकिनी आकाश गंगा। मंदाकिनी आकाश गंगा में, मंदाकिनी गैलेक्सी में है हमारा सौर मंडल, हमारा सौर मंडल स्थित है। स्पष्ट हो गया? अब सौर मंडल में क्या क्या है ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, है ना? उसे भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, क्योंकि यदि आप उसे याद रखेंगे तो ही आप इस क्लास का क्या कर ले पाएंगे, इस क्लास का पूरा आनंद उठा पाएंगे। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है? आपने एक टॉपिक सुना होगा, खगोलीय पिंड। क्या सुना है? खगोलीय पिंड। क्या है ये खगोलीय पिंड? क्या होते हैं खगोलीय पिंड को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, खगोलीय पिंड। क्या है ये खगोलीय पिंड? जानते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। स्पष्ट है ना? स्पष्ट तो है। चलिए, खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ क्या है? खगोलीय पिंड जो होते हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य जो वस्तुएं हैं जो रात के समय चमकती हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग? खगोल शास्त्री। ये जो खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर, है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर कहते
हैं। और खगोलीय पिंड का जो अध्ययन किया जा रहा है, किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं इसका? खगोलीय पिंड का क्या नाम है उस विज्ञान का? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। क्या कोई भारत में प्राचीन खगोलविद हुआ है? प्रसिद्ध प्राचीन खगोलविद भारत में, जानते हैं आप? जानते तो होंगे, इतने अच्छे बच्चे जो हैं आप लोग। नहीं जानते कोई बात नहीं, 6 क्लास की एनसीईआरटी है और पढ़ने के लिए आप बैठे हो और मैं पढ़ाने के लिए, है ना? तो जान लेते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन थे? क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, याद रहेगा। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इन्हें याद रखेंगे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये क्लास कंपटीशन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसमें बहुत सारी जानकारी होगी जो आपके चैप्टर में नहीं दी हुई होगी, लेकिन फिर भी आपको अतिरिक्त जानकारी इस क्लास में प्राप्त होगी। उसका मुख्य कारण इतना ही है कि ये किस उद्देश्य से बनाई जा रही है? कंपटीशन एग्जाम ब्रेक करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। तो आगे बढ़े, चलिए। हमने खगोलीय पिंड के बारे में जान लिया और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? खगोल शास्त्री कहलाता है। इसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भारत में कोई प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों की दिशा में जो खगोलीय पिंड होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पिंडों की बात करने वाले हैं, है ना? जैसे कि खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के और कैसे गर्म, बड़े आकार के और बहुत गर्म होते हैं, साथ ही गैसों से बने होते हैं। वो पिंड कैसे निर्मित हैं? गैसों से बने हुए हैं। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त उनके पास क्या, उन पिंडों के पास क्या है? अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा। ठीक है, जिसे वो क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। कौन? खगोलीय पिंड बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, गैसों से निर्मित होते हैं, अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा उनके पास होती है। ठीक है, उनके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, जिसे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं। स्पष्ट है? ऐसे पिंडों को जिनमें ये गुण हैं, ऐसे पिंडों को, कौन से खगोलीय पिंड? ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंडों को
तारा कहते हैं। ब्रैकेट में स्टार, क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को स्टार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, उदाहरण क्या है? सूर्य। एग्जाम्पल, सूर्य, सन। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, तो हमेशा याद रखना है सूर्य क्या है? स्टार है एक। सूर्य एक स्टार है। स्पष्ट हो गया? चलिए, सूर्य के बारे में हम और जानकारी एकत्रित करेंगे, लेकिन यही दूसरी तरफ हम जान लेते हैं क्या? उन खगोलीय पिंडों के बारे में जो इनसे भिन्न है। कौन से? जो तारे के गुणों को धारण करते हैं, उनसे भिन्न है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा क्या है? नहीं होती है। ऊष्मा नहीं होती है। इससे पहले आपने क्या जाना था? वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। अब ये दूसरे प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। स्पष्ट है? ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह, ब्रैकेट में प्लैनेट। प्लैनेट तो आपने बहुत सुना होगा, है ना? क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये जो ग्रह है, प्लैनेट शब्द है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। क्या है उस शब्द का नाम? प्लेनटाई। ग्रीक का शब्द है, प्लेनटाई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए चारों ओर घूमने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, उसे जान ले। वॉन्डरर्स। ताकि कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। आपने उन खगोलीय पिंडों को जाना जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। और स्टार का उदाहरण आपने क्या जाना था? सूर्य। अब ये जो सेकंड आपने जाना है, जिनके पास ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास कोई भी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। स्पष्ट हो गया? तो हमने सौर मंडल में पृथ्वी, जो चैप्टर का नाम था, उसका कोर जो है वो क्या किया? समझ लिया है। अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी क्या करते हैं? आगे प्राप्त करते हैं। आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे है। ठीक है, एक एक करके अब हम आगे जानेंगे। किसके बारे में? सूर्य के बारे में, तारे के बारे में जानेंगे। सूर्य, द सन, और ये क्या है? स्टार है।
तारा, ठीक है, स्टार। इसके बारे में जानेंगे। सूर्य, आपने यहाँ पर देखा मैंने लिखा है स्टार। स्टार का एक एग्जाम्पल है सूर्य, ठीक है। तो स्टार के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, आपने देखा होगा रात में अक्सर हम तारों को बहुत मन से देखते हैं। क्यों देखते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं हमें, तारे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ तारे बहुत चमकीले होते हैं, कुछ तारे बहुत चमकीले होते हैं और कुछ तारे बहुत धुंधले दिखाई पड़ते हैं, बहुत धुंधले दिखाई पड़ते हैं। देखा है आपने, है ना? बहुत धुंधले दिखाई पड़ते हैं। क्या किसी के दिमाग में ये आया कि जो तारे हमें रात के समय दिखाई पड़ते हैं आसमान में, वो तारे दिन के समय कहाँ चले जाते हैं? मन में आया तो होगा ना आपके? नहीं आया? आया होगा। कैसे मान ले, है ना? डर लग रहा है, कोई बात नहीं, दिन में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। तारे होते हैं, अपने स्थान पर ही होते हैं, जहाँ भी हैं वो, और वहीं पर स्थित रहते हैं। दिन में ना दिखाई देने का कारण मात्र इतना ही है कि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश जो होता है, इसके कारण तारे दिन के समय दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, ये तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं दिन के समय। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैम कुछ तारे तो बहुत चमकीले दिखाई पड़ते हैं ना, और कुछ तारे बहुत दूर होते हैं और बहुत कैसे छोटे दिखाई पड़ते हैं ना, लेकिन चमक बहुत होती है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। आपने देखा होगा जब आप ऊंचाई से देखते हैं, ऊंचे खड़े होकर नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, तो वो आपको कैसे दिखाई पड़ती हैं? छोटे दिखाई पड़ती हैं, है ना? ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, जब आप तारों को देखते हैं तो वो तारे भी कैसे बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक है, इस कारण से वो बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, बात तारों की हो रही है तो तारों का समूह भी होगा। हम देखते हैं ना आसमान में, अक्सर ऐसा लगता है तारों ने क्या की है? ग्रुपिंग कर ली है। तारों ने ग्रुपिंग कर ली है। लगता है ना कि तारों ने ग्रुपिंग कर ली है? हाँ, क्यों नहीं लगता है? रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो लगता है कि तारों ने ग्रुपिंग कर ली, एक समूह में एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं तारे। तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। स्पष्ट है? जब नक्षत्र मंडल की मैं चर्चा यहाँ कर रही हूँ तो आप सब ने दादी से, नानी से, या अपने पड़ोसियों से, या अन्य किसी रिलेटिव के माध्यम से, या पिता के माध्यम से आपने जाना होगा एक बहुत ही चर्चित नक्षत्र मंडल के बारे में, जिसका नाम है, क्या नाम है? सप्तऋषि। ठीक है, जिसका नाम है सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। इसे हम आसानी से पहचान लेते हैं। ये क्या है? 7 तारों का समूह है। 7 तारों का समूह है। स्पष्ट है? ये सप्तऋषि नक्षत्र मंडल किस नक्षत्र मंडल का भाग है? सप्तऋषि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर, क्या नाम है? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। स्पष्ट है? बिल्कुल, है ना? अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। यदि थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा?
हमने एक तारा सुना था। कौन सा तारा? जो लगभग सभी बच्चे जानते हैं, उसका नाम तो कम से कम जानते ही हैं हम, है ना? जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने आज की क्लास में क्या जाना? सूर्य एक तारा है। ऐसे ही एक और तारे के बारे में हम जानते हैं जो बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है। क्या नाम है उसका? ध्रुव तारा। ये तारा प्राचीन समय में या पुराने समय में रात के समय में, कैसे? रात में। दिन में तो आप आसानी से दिशा ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, कैसे ज्ञात करते हैं दिन में? ओके, हाँ समझ रही हूँ मैं आपकी बातें, है ना? चलिए ठीक है, थोड़ी सी जान लेते हैं थोड़ा सा। दिन में हम जानते हैं सूर्य कहाँ से उदय होता है, किस दिशा से? पूर्व से। सूर्य पूर्व से निकलता है ना? ऐसे ही जानते हैं। तो जब सूर्य का उदय होता है जहाँ से, जिस दिशा की ओर से, वो क्या होगा? पूर्व की दिशा होगी, पूरब दिशा होगी, है ना? और उसके अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। जैसे सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, पूर्व, ईस्ट से निकलता है, ठीक है? और इसके विपरीत दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। और फिर उत्तर और ये दक्षिण। ज्ञात हो गया? एक दिशा आपको मालूम हो तो शेष सारी दिशाएं आपको पता चल जाती हैं, स्पष्ट है। तो ये दिन में इस तरह से जान लेते हैं कि किस दिशा में आप खड़े हैं या आपको किस दिशा की ओर जाना है, या आपका घर किस दिशा की ओर है, या आपका स्कूल किस दिशा में है ना? ये सभी बातें हम जान लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम आज तो जानने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम सूर्य तो देखते नहीं है कि सूर्य किस तरफ से उदय हो रहा है। हम क्या करते हैं? हम कैलेंडर देखते हैं, है ना? और घड़ी देखते हैं। क्यों? हाँ, घड़ी से समय देखते हैं, कैलेंडर से डेट देखते हैं। दिशा के लिए सूर्य ही माध्यम बनता है, ठीक है? चलिए, बात कर रहे हैं हम ध्रुव तारे की। और ध्रुव तारा रात के समय दिशा बताने का कार्य करता है। दिशा का निर्धारण करता है। कब? रात के समय, रात्रि के समय। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव तारा कहाँ स्थित होता है, किस दिशा में? ये उत्तर दिशा में होता है हमेशा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो यदि आपको उत्तर दिशा एक दिशा ज्ञात है तो शेष सभी दिशाएं ज्ञात हो जाएंगी। बढ़िया। इसी तरह से पहले जो है तारों की सहायता से रात्रि में दिशा का निर्धारण किया जाता था। स्पष्ट है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए, तारों के बारे में तो आपने जान लिया। अब तारों के अंतर्गत नक्षत्र मंडल को जाना, ध्रुव तारा को जाना आपने, ठीक है? और तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं ये आपने जान लिया। अब हम उस तारे की चर्चा कर लेते हैं जो हमारे सौर मंडल का क्या है? मुखिया है, जिसे सूर्य कहते हैं, जिसे सूर्य कहते हैं, ठीक है? ये सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है ये? सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉरी, कि सौर मंडल कहाँ है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अभी हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य क्या है? सौर मंडल के हमेशा केंद्र में स्थित रहता है। क्या है सूर्य? और क्या जानकारी है? सूर्य बहुत बड़ा है और गर्म है, साथ ही कैसे बना हुआ है? गैसों से बना हुआ है। इसके गुणों के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, है ना? और इसके पास क्या है? सूर्य के पास अपना प्रकाश
और ऊष्मा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है। ये सूर्य क्या है? सौर मंडल के लिए, सौर मंडल में क्या क्या आता है याद है ना, कि भूल तो नहीं गए? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, क्या क्षुद्र बताइए? क्षुद्र ग्रह, हाँ, उल्का पिंड, ये सभी सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो जो सूर्य है, ये सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा के लिए क्या है? एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत है। ध्यान रहेगा, बहुत जरूरी है। कोई भी बात हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? सभी बातें पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे सूर्य हमें कैसा दिखाई पड़ता है? बाकी तारों की तुलना में थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे रात्रि में हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वो बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूर्य हमें थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है? किस लिए? क्योंकि वो पृथ्वी से नजदीक स्थित है। लेकिन कितना नजदीक? फिर भी बहुत दूर है। नजदीक तो है लेकिन फिर भी बहुत दूर है। कितना? सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद क्या है? बहुत दूर है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद क्या है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। स्पष्ट है? कितना दूर है? प्रश्न अब ये है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, कुछ लोगों को आपके एग्जाम में यदि कभी इस तरह से ऑप्शन आए तो इसे भी याद कर लीजिए, 150 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 150 मिलियन किलोमीटर, इतने किलोमीटर दूर है। इतने किलोमीटर दूर होने के बावजूद पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। स्पष्ट है? क्यों नहीं स्पष्ट होगा? बिल्कुल होगा। इस तरह से हमने सूर्य के बारे में जान लिया, है ना? अब सौर मंडल का क्या था? ग्रह। ग्रह के अंतर्गत 8 ग्रह थे ना? सौर मंडल के अंतर्गत हमने जाना सूर्य, फिर 8 ग्रह। 8 ग्रह में से एक है हमारी पृथ्वी। स्पष्ट है? तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, उसके पश्चात शेष ग्रहों के बारे में जानेंगे। लेकिन पृथ्वी को जानने से पहले ये तो जान ले कि कौन कौन से ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। ये 8 ग्रह हैं, जिसमें से हम पृथ्वी ग्रह को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात शेष ग्रहों को पढ़ेंगे। ठीक है?
चलिए, पृथ्वी, तो अर्थ। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। इसके पास अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी क्या करता है? अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी कैसे चमकती है? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूर्य से प्राप्त करता है प्रकाश और ऊष्मा। साथ ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। पृथ्वी 8 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है ना? क्यों है ऐसा? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अनुकूल स्थितियां हैं, जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। साथ ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, याद रहेगा। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग क्या है? जल है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है ना? इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक एक करके जानेंगे 7 ग्रहों के बारे में, क्योंकि 8 ग्रहों में से एक ग्रह के बारे में हमने जान लिया है, इसलिए बचे हुए ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। बच्चों, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो किसी भी बात को आप मिस नहीं करेंगे, नोट करते चलिए और उसे रिवाइज करिए, बार बार उसे क्या करिए? रिवाइज करिए। ये जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रहों का क्रम किस रूप में बता रहे हैं हम? सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी, यहाँ पर बुध शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर तो ये क्या हो गया? सूर्य से दूरी हो गई ना? सूर्य से दूरी के अनुसार क्या क्रम है ग्रहों का? बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, है ना? तो ये क्रम है, सूर्य से दूरी के अनुसार व्यवस्थित हैं। ये इस रूप में ये 8 ग्रह व्यवस्थित हैं। ये जो 8 ग्रह हैं कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह, जितने 8 ग्रह हैं, ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं, है ना? वो पथ क्या है? दीर्घवृत्ताकार होता है। साथ ही
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें कुछ और नामों से जानते हैं, कुछ और जान लेते हैं। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। साथ ही कोई अन्य नाम है? बिल्कुल है, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, ये पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। याद रहेगा? याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये 4 ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये क्या कहलाते हैं? इनका भी कोई अन्य नाम है? बिल्कुल है, आउटर प्लैनेट, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें एक और नाम दिया गया है, जोवियन प्लैनेट। ये 4 ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये जोवियन प्लैनेट भी कहलाते हैं। क्या नाम है हिंदी में? बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। चलिए, आपने सूर्य से दूरी के अनुसार तो इनका क्रम जान लिया। किसका? ग्रहों का। 8 ग्रहों का क्रम आपने जाना सूर्य से दूरी के अनुसार। लेकिन एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो क्या है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, है ना, क्या है? इसे भी जान लेते हैं। कैसे? घटते क्रम में, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्पष्ट है? चलिए, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। इसके पश्चात शनि ग्रह, इसके पश्चात अरुण ग्रह, इसके पश्चात वरुण ग्रह, इसके पश्चात पृथ्वी ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह। तो आकार के अनुसार देखिए, जब आपने इसे अरेंज किया तो आपको पता चल गया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। 2 बातें यहाँ से भी आपको पता चल गई, है ना। अब हम एक एक करके ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, बहुत अधिक नहीं, जिससे कि आपके क्लास बहुत लंबी ना हो, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी ही मैं आपको दूंगी, ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह, क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। मरकरी ग्रह, मरकरी प्लैनेट, बुध ग्रह, ये सूर्य से सबसे नजदीक है। बुध ग्रह सबसे नजदीक है किससे? सूर्य से, है ना। ये सूर्य और ये बुध, फिर शुक्र। तो सबसे पहले कौन सा है? बुध, ठीक है। तो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। ये कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है? 88 दिन में। और
अभी आपने जाना सबसे छोटा ग्रह है, कुछ नया नहीं है, ये आप पहले ही जान चुके हैं। साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण है बुध के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या है? बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह है? शुक्र, वेनस प्लैनेट। ठीक है, इस ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। उस वैसी बातें ही हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, मैं क्लास लंबी नहीं होने दूंगी, आप बोर मत होइएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। शुक्र पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है, पृथ्वी के नजदीक है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह है। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। साथ ही क्या कहते हैं इसे? सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं शुक्र को। किसका? पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। शुक्र सौर मंडल का, सौर मंडल में क्या क्या शामिल है फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र। और इन सभी बातों के साथ सबसे एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है वो क्या है? शुक्र ग्रह पर कैसी स्थिति है? आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न कैसा है ना? प्रेशर कुकर की स्थिति होती है। शुक्र ग्रह पर कैसी स्थिति है? प्रेशर कुकर की स्थिति होती है, प्रेशर कुकर की कंडीशन होती है। ये बहुत पूछा जाता है कि किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। और बुध ग्रह की तरह शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसे कंटिन्यू करने के क्रम में मैं बस आपको याद दिला रही हूँ। अगला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, जिसमें आपने जाना कि पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। ध्यान रहेगा, क्योंकि बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आगे बढ़े अगले ग्रह की ओर। कौन सा ग्रह? मंगल, मार्स प्लैनेट। मार्स प्लैनेट को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। मार्स प्लैनेट को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल ग्रह? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण वो कैसा रहता है? लाल रहता है। ठीक है, इसका रंग, आयरन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ये बड़ी मात्रा में मार्स पर पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, दूरी के क्रम में। ठीक है, दूरी के क्रम में। क्या मंगल ग्रह के उपग्रह हैं? हाँ, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। कितने? 2। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस ये पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए प्लीज इग्नोर मत करिएगा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इससे पहले आपने क्या जाना? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा,
फिर इसके बाद मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और इसके साथ ही आप जान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी हुई है ना। वहीं बात मंगल की करें तो मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। अपने अक्ष पर कितना? 25 डिग्री झुका हुआ है। स्पष्ट है? चलिए अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। क्या हुआ, परेशान होने लगे क्या? क्लास लंबी हो रही है? ओके, मैं और शॉर्ट में करती हूँ, ठीक है। बृहस्पति ग्रह कोशिश करती हूँ, लेकिन कोशिश ये भी करूँगी कि सब कुछ क्या करूँ, कवर कर लूँ। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लास 6 की जितनी भी बातें हैं उन्हें भी शामिल करते हुए। बृहस्पति क्या है? ये सबसे बड़ा ग्रह है, हमने जाना इसी क्लास में। और बृहस्पति का उपग्रह है एक, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम है इस उपग्रह का? गैनीमेड। सॉरी, क्या नाम है? गैनीमेड, ठीक है। ये जो उपग्रह है बृहस्पति का, ये बुध ग्रह से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है उपग्रह, समझ सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रहों की संख्या वर्तमान में है 95 वर्तमान में, ठीक है। इनकी संख्या बदलती रहती है, तो आप इसे अपडेट करते रहिएगा। यदि कोई अपडेशन आता है तो संख्या क्या होगी? बदल जाएगी। अगले ग्रह की ओर बढ़े, शनि ग्रह, सैटर्न। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आप पहले ही जान चुके हैं जब आप इसे आकार के क्रम में अरेंज कर रहे थे, है ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या नाम है उसका? टाइटन। टाइटन नाम है ना। और कितने उपग्रह हैं शनि ग्रह के? वर्तमान में उपग्रह हैं कितने? 146, 146। बृहस्पति, शनि, ये जो ग्रह हैं इनकी संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। तो मैं दोबारा कह रही हूँ, आप इनकी संख्या का अपडेशन, जैसे ही कोई परिवर्तन आए तो आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। वर्तमान में शनि ग्रह के 146 उपग्रह हैं। बात करें अरुण ग्रह की, यूरेनस, अरुण ग्रह, यूरेनस जिसे कहते हैं, यूरेनस प्लैनेट, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा अरुण ग्रह क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और लास्ट है वरुण ग्रह, नेपच्यून। ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, है ना। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह के पास उपग्रह हैं, हाँ, अरुण ग्रह के भी उपग्रह हैं, ठीक है। इस पर आप टिक कर लीजिए, जिससे इतना पता चल जाएगा आपको कि इसके उपग्रह हैं। कई हैं, एक दो नहीं, एक दो से अधिक हैं, ठीक है। कुछ अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या है 27 के आसपास है, और
वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या है लगभग 14 के आसपास, 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये तो हमने जान लिया ग्रहों के बारे में। सौरमंडल में क्या क्या था? सूर्य और 8 ग्रह जो हमने जान लिए। अब क्या जानना है? उपग्रह। क्या जानना है? उपग्रह, सैटेलाइट, है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है उपग्रह? ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो खगोलीय पिंड, वो उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। स्पष्ट है? चलिए, कैसे? देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और जो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, वो किसका चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी क्या है? ग्रह है। जो ग्रहों का चक्कर लगाए वो क्या है? उपग्रह है। स्पष्ट है? चलिए, उपग्रह प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। तो हम पहले प्राकृतिक उपग्रह की चर्चा कर लेते हैं। नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के अंतर्गत हमें पढ़ना है चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। एकमात्र उपग्रह है। स्पष्ट है? अच्छा, जब आप चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो आपको याद आया किसी का नाम? चंद्रमा पर सबसे पहले कौन उतरा था? मून पर सबसे पहले कौन उतरा था? कुछ याद आया? आप चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह तक पहुंच गए हैं, आपको अभी तक याद नहीं आया? कोई बात नहीं, आ तो गया है, मुझे पता है आप लोगों को याद आ गया है। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग। कब उतरे थे? जुलाई 1969 में उतरे थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त चंद्रमा पर कौन गया है? कोई भारतीय गया है? बिल्कुल। क्या नाम है उनका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी चंद्रमा पर गए हैं। कब गए हैं? अप्रैल 1984 में। चंद्रमा का अध्ययन करते हैं हम, है ना। वहां पर गए हैं तो कोई कारण से ही गए होंगे ना, अध्ययन करने के लिए। चंद्रमा का अध्ययन किसमें करते हैं? मून का अध्ययन किसमें करते हैं? सेलेनोग्राफी में। किसमें? सेलेनोग्राफी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास, मून का जो व्यास है, डायमीटर, व्यास समझते हैं ना, डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का
केवल 1/4 है। कितना है? 1/4 है। पृथ्वी का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है? 12,755.6 किलोमीटर। ये पृथ्वी का डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। और चंद्रमा का कितना है? 3,476 किलोमीटर। तो मोटे तौर पर देखें तो आप सामने से देख सकते हैं कि 1/4 ही है ना। चंद्रमा हम देखते हैं बहुत बड़ा प्रतीत होता है, देखने में बड़ा लगता है ना, कितना बड़ा सा चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है, चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है। अच्छा, जब नजदीक कहते हैं तो बहुत नजदीक मत समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत पास में, एकदम बहुत ही नजदीक, हम उसे छू सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। नजदीक भी है तो कितने किलोमीटर दूर है, जिसे हम नजदीक कह रहे हैं वो भी हमसे कुछ दूर तो है ना। तो कितना? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर नजदीक है। समझिए कितना नजदीक है। चलिए, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का एक चक्कर, जो आपने देखा ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा जो है, पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 27 दिन में, लगभग 27 दिन में लगा लेता है। और अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर भी इतने ही दिनों में घूम लेता है। कितने दिन? लगभग 27 दिन में, ठीक है। चंद्रमा की बात हो रही है तो 2 घटनाएं चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। कौन सी? सुना होगा आपने, पूर्णिमा और अमावस्या, है ना। पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि होती है, फुल मून। पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को रात को पूर्णिमा कहते हैं। स्पष्ट है। और जो अमावस्या है, ये न्यू मून, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू मून। ये है नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँच गए हैं क्लास के अंतिम पड़ाव में। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ना। थोड़ा सा ही शेष है, हम उसे भी समाप्त कर लेते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सौरमंडल में क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया इसमें कि उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? आप देख रहे हैं इस समय सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, देखते हैं ना, वही है मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? उपग्रह के आगे अन्य खगोलीय पिंड में हमने क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के बारे में पढ़ना है। जाना था ना सौरमंडल में क्या क्या शामिल है, तो क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं और उल्का पिंड भी शामिल हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड, है ना। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं। ये एस्टेरॉइड इनके मध्य में स्थित हैं, ठीक है। ये
मंगल ग्रह आपने क्या जाना है? शुक्र, ये रहा पहले तो सूर्य, है ना, ये क्या है? सूर्य। फिर बुध, और उसके बाद मरकरी, वेनस, शुक्र लिख देती हूँ मैं, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल, इसके बाद बृहस्पति। ठीक है, तो इसके मध्य में ये जो बेल्ट है ना, इसके मध्य में स्थित होते हैं एस्टेरॉइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं एस्टेरॉइड। ये बहुत छोटे पिंड होते हैं, ये भी क्या है? छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं ये, स्पष्ट है? ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं ये। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वैसे, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एस्टेरॉइड कहाँ स्थित होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं या किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कहाँ पर होता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं, या मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के मध्य में स्थित होते हैं। स्पष्ट है? चलिए, छोटे पिंड हैं, ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं एस्टेरॉइड। अगला टॉपिक क्या है? उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स, है ना। ये भी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या है उल्का पिंड? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं। अच्छा, कौन से पत्थर? आप सामान्य पत्थर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अच्छा, उल्का पिंड से जुड़ी हुई हाल ही में एक खबर आई है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। यहाँ पर मैं उल्का पिंड को करंट से जोड़ रही हूँ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट या घटना जो करंट में आई हो और आपके टॉपिक से रिलेट करती हो, तो मैं उसे कोशिश करूँगी कि उसे अपने क्लास का हिस्सा बनाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसी क्रम में बढ़ रही हूँ। जैसे कि हमने कहा कि उल्कापिंड क्या है, मोटे तौर पर हमने जान लिया कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, खबर क्या है? करंट से जुड़ा हुआ मैंने कहा ना, तो खबर क्या आई है? वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की क्या की है? पुष्टि की है। क्या की है? करंट महाराष्ट्र के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की है। उल्का पिंड के गिरने की पुष्टि की है। अब हमें इसे थोड़ा सा विस्तृत तौर पर जान लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका विवरण ले लेते हैं कि क्या है वास्तव में उल्का पिंड। तो हम जानते हैं, जब कभी भी आप उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे तो 3 शब्द आपको जानने को मिलेंगे। कौन कौन से? जो थोड़ा थोड़ा सा शब्दों में अंतर है, जिससे कंफ्यूजन बहुत होता है। क्या होता है? कंफ्यूजन बहुत होता है। तो चलिए उन शब्दों को पहले जान लेते हैं। हम एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन शब्दों को जानेंगे। ठीक है, उल्काब, क्या नाम है? उल्काब। इंग्लिश में मीटियोरॉइड। ठीक है, दूसरा शब्द है उल्का, इंग्लिश में मीटियोर। कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो हमेशा इसे
क्लियर करके ही दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो हम मेट्योर, मेट्योरॉइड इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। और लास्ट है उल्का पिंड। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेट्योराइट। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर है उल्का पिंड, है ना, ये देख रहे हैं आप। तो ये उल्काब, उल्का, ये सब क्या है? चलिए जानते हैं। जब उल्काब की बात आती है तो यहाँ पर आप बहुत स्पष्ट कर लीजिए, जब कभी भी आए ये तो चर्चा कहाँ की जा रही है? उल्काब की बात आएगी तो उल्काब कहाँ पर होगा? अंतरिक्ष में होगा हमेशा। कहाँ पर होगा? अंतरिक्ष में। मेटेरॉइड होगा, अंतरिक्ष में होगा। और क्या है ये? पत्थरों के टुकड़े हैं, जो खगोलीय पिंड हैं उनके ये टुकड़े हैं। आपने जाना ना अभी उल्का पिंड के बारे में, पत्थरों के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। हम और स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया? ये जो उल्काब होते हैं ये बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए होते हैं और अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। इन्हें उल्काब कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्काब। टू बी वेरी क्लियर, उल्काब मेटेओरॉइड अंतरिक्ष में ही होगा। इसकी लोकेशन तय करती है कि ये मेटेओरॉइड है या मेटियोर है या मेटियोराइट है, उल्का पिंड है। इसलिए आप इसकी लोकेशन नहीं भूलेंगे। सेकंड थिंग, उल्का, मेटियोर, ये कब बनता है? ये जो उल्काब है ये तब बनते हैं जब पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं? पृथ्वी या किसी ग्रह के वायुमंडल में, कहाँ? वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। लोकेशन क्या है? वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करने से घर्षण होता है, और घर्षण होने से उसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ठीक है, वो जलने लगता है, जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। इन्हें आग लगने के कारण वो जलते हैं, हम उन्हें शूटिंग स्टार कहते हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि घर्षण हो रहा है। वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं किसी भी ग्रह के तो घर्षण होने के कारण उसमें आग लग जाती है। ठीक है, पिंड में आग लग जाती है, जिसके कारण उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। लोकेशन क्या है? वायुमंडल में प्रवेश। यहाँ तक पहले अंतरिक्ष में था जो खगोलीय पिंड, वो क्या था? मेटेओरॉइड था। स्पष्ट है? उल्काब था। लेकिन जब वो वायुमंडल में प्रवेश किया तब क्या हुआ? मेटियोर हुआ, और घर्षण के कारण शूटिंग स्टार कहलाता है। ओके, आगे बढ़े। लास्ट है उल्का पिंड। इसकी लोकेशन क्या है? धरातल से टकराने पर। वायुमंडल में प्रवेश हो गया, उसके बाद भी यदि घर्षण होने के पश्चात वो जल उठा, और जलने के बाद भी यदि बच गया, वो पिंड शेष रह गया, तो कहाँ जाएगा? धरातल पर जाएगा, है ना, गिरेगा ना धरातल पर। तो धरातल से टकराने के बाद या टकराने पर, धरातल से टकराने पर, ये लोकेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, मेटेओराइट कहलाता है। धरातल से टकराने पर मेटेओराइट उल्का पिंड कहलाता है। क्या है इसकी स्थिति? जब कोई उल्काब, अब स्पष्ट परिभाषा के तौर पर आप कह सकते हैं कि जब कोई उल्काब वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर धरातल से टकराता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। स्पष्ट हो गया? धरातल से टकराने पर उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और जब ये धरातल से टकराते हैं, इंग्लिश में क्या है? मेटेओराइट।
ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत करता है, ठीक है। ये जब धरातल से टकराते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रेटर बनाते हैं, क्रेटर बना सकता है, ठीक है। धरातल से टकराने पर क्या बना सकता है, क्रेटर बना सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लोनार झील। लोनार झील नाम सुना सुना लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। कहाँ पर स्थित है ये, महाराष्ट्र में। ये झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये झील किससे बनी हुई कही जाती है, मेटेरॉइड से, ठीक है। उल्का पिंड से निर्मित झील है ये। क्रेटर बन जाता है जिससे पानी भर गया और लोनार झील बन गई, ठीक है। इस तरह से उल्का पिंड के बारे में आपने जान लिया, क्या है उल्का पिंड। यहीं पर आपको बता दूं, करंट की न्यूज़ क्या थी, वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की है। पहले भी एक स्थान पर पिंड गिर चुका है, उल्का पिंड। कहाँ पर, लोनार में, जिससे लोनार झील बनी हुई है, ठीक है। और दोबारा से महाराष्ट्र में ही गिरने की पुष्टि हुई है, इसलिए उल्का पिंड चर्चा में था, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कर ली है। इसी के साथ क्लास 6 का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी क्या होगा, यहीं पर समाप्त होता है। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। क्या नाम है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं।